गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक आ गए थे, न्यूमेरिकल नंबर 6 ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब है नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है पैरामैग्नेटिक गैस हैज़ 2.0 इंटू 10⁻26 एटम्स पर मीटर क्यूब होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मीटर नहीं, इट शुड बी मीटर क्यूब। इस करेक्शन को आप अच्छे से कर लो। सो दे हैव गिवन नंबर डेंसिटी ऑफ एटम, यानी इतने नंबर ऑफ एटम्स इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में हैं विथ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हर एक एटम की अपनी अपनी एक मैग्नेटिक मोमेंट रहती है। सो यहाँ पे हर एक एटम का जो पैरामैग्नेटिक मोमेंट है वो दिया है, सॉरी डायमैग्नेटिक मोमेंट है वो दिया है, वो है 1.5 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे दिया है एंड दैट इज़ 1.5 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। द गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, गैस का टेम्परेचर दिया है। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ दिस सैंपल। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों में अंतर है। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का मतलब है कैपिटल एम एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कैपिटल एच, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल एम उन्होंने पूछा है। If the gas in this problem is kept in a uniform magnetic field of 3 Tesla, is it possible to achieve saturation magnetization? Yes or no? और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि क्यों, why? तो ठीक है, देख लेते हैं। अब सबसे पहले पार्ट ए हमें करना है एंड दैट इज फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ दिस सैंपल। चलो देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन उन्होंने पूछा है। तो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, पहले उसे समझ लो कि ये कुछ एटम्स हैं इस सैंपल में, ठीक है। अब ये मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन कब होगा, जब सारे के सारे एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटिक मोमेंट विल बी मैक्सिमम इन दिस केस, ठीक है। सो मैग्नेटाइजेशन पूछा है उन्होंने। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसे पहले देख लेते हैं। सो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी यानी कैपिटल एम, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब मान लो कि टोटल गैस में n नंबर ऑफ सैंपल्स है, टोटल गैस में n नंबर ऑफ सैंपल्स है, और सॉरी सैंपल्स नहीं, n नंबर ऑफ एटम्स है। अब यहाँ पे इनटू टोटल वॉल्यूम ले लेते हैं v डिवाइडेड बाय v, इनटू टोटल वॉल्यूम ले लेते हैं v डिवाइडेड बाय v। तो ये जो रहेगा ना, ये बेसिकली है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सो मैं इसको ले लेता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट, उसको मैं सिंबल ले लेता हूँ म्यू। सो म्यू इंटू एन गिव्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम एंड इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो ये पर यूनिट वॉल्यूम ही है, तो ये सीधा सीधा है। हमें उन्होंने क्या दिया है, ये दे दिया है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसलिए ये v की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम उन्होंने दे दिया है, ठीक है। अगर इस नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। देखो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन तभी होगा जब सारे के सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो तब हमें मिलेगा मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, सो एन इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स इंटू म्यू। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इंटू म्यू का मतलब है म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम मल्टीप्लाइड बाय एन। सो टोटल सबका मैग्नेटिक मोमेंट मिला के जो मिलेगा वो मिलेगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वो हमें मिलेगा
मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये n/v जो है ना वो हमें दे दिया है उन्होंने, और n/v की जो वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 2 इंटू 10⁻²6। एक मिनट पहले इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। म्यू कितना दिया है उन्होंने, म्यू गिवन इज 1.5 इंटू 10⁻⁻23 ओके, इंटू ये जो दिया है ये दिया है 2 इंटू 10⁻26। बस n/v की वैल्यू उन्होंने दे दी है, दैट इज़ 2 इंटू 10⁻26, और ये म्यू जो है वो है 1.5 इंटू 10⁻23। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नेट मैग्नेटाइजेशन जो हमें मिलेगा, देखो n/v की वैल्यू दे दी है इसलिए नीचे कुछ नहीं रहेगा, n/v की वैल्यू है, और वहाँ पे करेक्शन कर लो कि इट इज़ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मीटर क्यूब चाहिए, सिर्फ मीटर वहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, सो ये आंसर मुझे मिलता है 3 इंटू ये 10 की पावर बराबर है क्या, मुझे देखने दो, ये 26 है और ये -23 है। सो ये हो जाएगा इंटू 10⁻3। मैग्नेटाइजेशन का यूनिट है एम्पियर पर मीटर। सो ये बन गया आपका मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। यानी ये कब होगा, जब आपके सारे के सारे एटम जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे। एटम अलाइन होंगे यानी उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ये तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो शायद वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता, बट एनीवे कोई बात नहीं, ये उन्होंने मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे बता दिया है। अब पार्ट बी देख लेते हैं कि पार्ट बी उनका क्या है। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हमें KTG भी यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो पार्ट बी है, इफ़ द गैस इज इन दिस प्रॉब्लम इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला, इज इट पॉसिबल टू अचीव सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन एंड वाई। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन यानी क्या, यही हम बात कर रहे हैं कि ये मैग्नेटाइजेशन हमें वहाँ पे मिलेगा अगर मैं उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, उसे यानी उस गैस को। तो क्या सारे के सारे गैस एटम्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ 3 टेस्ला। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, देखो वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, वहाँ पे टेम्परेचर दिया है यानी द मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स आर कंटिन्यूसली इन अ वाइब्रेशन। तो वो वाइब्रेशंस को वो ओवरकम करेंगे, वो जो वाइब्रेशंस है उनको वो ओवरकम करेंगे सो दैट दे कैन अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि वाइब्रेशंस की वजह से ये जो अलाइनमेंट है ये कंटिन्यूसली डिस्टर्ब होती रहेगी, तो प्रॉपर अलाइनमेंट वहाँ पे मिलेगी नहीं। तो वेदर द वाइब्रेशंस आर मोर और अलाइनमेंट इज़ मोर, ये हमें चेक करना है। अब ये कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हमने देखा है वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज mb cos थीटा, यानी वो वहाँ पे cos थीटा 0 माइनस cos थीटा है, उसको हमने cos थीटा ले लिया था क्योंकि एक पार्ट को हमने 0 कर लिया था। तो mb cos थीटा में व्हेन ऑल मैग्नेटिक मोमेंट्स, एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स सारे के सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेंगे तो थीटा जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट्स आर पैरेलल विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एटम्स के भी मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, सो ये दोनों जो है ये एक दूसरे को पैरेलल है। ये पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, सो द वर्क टू अलाइन ऑल एटम्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है, वर्क टू अलाइन ऑल एटम्स इन अ डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट। तो वो वर्क हमें ढूंढना है, वर्क ढूंढना है यानी हमें सीधा सीधा वो जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो ढूंढना है, बिकॉज जो वर्क आप करोगे दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो है, यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो सिंबल यूज़ किया है वो है mb cos थीटा। म्यू b cos थीटा, वेयर म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम। तो मैं सिंगल एटम के लिए ही कंपेयर कर रहा हूँ और देखेंगे बाद में कि क्या मिल रहा है हमें। सो म्यू, अब म्यू की जो वैल्यू उन्होंने दी है दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴
23. So 1.5 into 10 raised to minus 23 into B is 3 टेस्ला और ये cos ऑफ 0. सो ये आ जाता है लगभग कितना आ रहा है ये 4.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 23. ये सिंगल एटम के लिए हम देख रहे हैं. सो अब ये जो है ना ये वैल्यू हमें मिल रही है जूल में. ये जो वैल्यू है ये हमें मिल रही है जूल में. इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये टू कन्वर्ट जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. तो ये यहाँ पे मुझे जूल में मिलेगा और ये यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा. तो जो मुझे वैल्यू यहाँ पे मिल रही है दैट इज़ लगभग 2.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब बढ़ते हैं आगे. तो इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा, इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें चाहिए. अब क्या वो जो एटम्स हैं उनमें थर्मल एनर्जी है और हर एक एटम की थर्मल एनर्जी हमें पता है इट इज़ 3/2 kBT. आपको याद होगा थर्मल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल एटम या फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट एटम या पर यूनिट मॉलिक्यूल हमने ढूंढ ली थी KTG में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में. वो कितनी निकली थी 3/2 kBT. सो एनर्जी ऑफ ईच एटम इट इज़ इक्वल टू 3/2 kBT. सो 3/2 और यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दी है क्या? नहीं दी है. ठीक है. सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज़ 1.38 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 23. और आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन इतना दिया है. अब अगर मैं कैलकुलेशंस करता हूँ ना, तो मैं अभी कैलकुलेशंस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा है ये प्रॉब्लम. तो जो मुझे आंसर मिलता है दैट इज़ 6.21 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 21 जूल. और इसको मुझे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है सो आई विल डिवाइड इट बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. ठीक है. सो जो आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़ 3.9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाँ, अब देखो इंडिविजुअल एटम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमने ढूंढ ली और उस एटम को अलाइन करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो है 2.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बात ऐसी है कि इंडिविजुअल एटम में जो एनर्जी है दिस एनर्जी इट इज़ ग्रेटर दैन दिस एनर्जी. उस एटम को अलाइन करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए बट उस एटम में ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन एनर्जी है. तो उसकी वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव दिस मच एनर्जी क्योंकि उसके पास अलाइन करने के लिए इतना हम टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, इतनी हम एनर्जी दे रहे हैं. बट ये एनर्जी जो है इट इज़ लेस दैन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट एटम. दिस एनर्जी विच वी आर गिविंग बाय यूजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी उसमें आ रही है दैट इज़ लेस दैन इट्स थर्मल काइनेटिक एनर्जी. और उसकी वजह से वो जो एटम है वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहेगा. इट विल बी कंटिन्यूसली मूविंग बिकॉज ऑफ इट्स हायर काइनेटिक एनर्जी. सो इसके कारण यहाँ पे अलाइनमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है. यानी जो वो बात कर रहे हैं कि क्या सारे के सारे एटम्स अलाइन होंगे, तो नहीं, सारे के सारे एटम्स यहाँ पे अलाइन नहीं होंगे. वी विल नॉट गेट सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन. सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि सारे के सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे, नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड उसको दे रहा है अलाइन होने के लिए दैट इज़ नॉट सफिशिएंट क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये एनर्जी है. अब इसे अगर मैं कैसे कहें, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए आप एक फोर्स अप्लाई करो बट दैट इज़ लेस दैन द फोर्स कांस्टेंट, यानी उतनी एनर्जी आप नहीं दे रहे हो जितनी स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए चाहिए. सो इन दैट केस स्प्रिंग विल नॉट गेट कंप्रेस्ड. तो आप जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए दैट इज़ लेस दैन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. सो इन दैट केस स्प्रिंग विल नॉट गेट कंप्रेस्ड और उसकी वजह से हाँ, यानी वही है कि वही कंडीशन यहाँ पे है कि जो एनर्जी आप दे रहे हो दैट इज़ लेस दैन द काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स अगर आप इससे ज़्यादा एनर्जी उन एटम्स को दे रहे हो तो इसका मतलब ये हो रहा है कि नाउ दे कैन, हम उन्हें रोक सकते हैं. जैसे आप ये देखा होगा
work energy principle. So if any object is moving, but if you are applying force in opposite direction, so work done by this force, if it is greater than kinetic energy of the object, then that object will stop. ये एक सिंपल तरीका है बताने का. तो जो वर्क आप कर रहे हो, एक्सटर्नल वर्क, इफ इट इज लेस दैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन दिस ऑब्जेक्ट विल मूव अहेड, तो वो रुकेगा नहीं. और वही केस यहाँ पे हो रही है. जो वर्क आप यहाँ पे दे रहे हो बाय यूजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज लेस दैन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम, और उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है. कुछ एटम्स हो सकते हैं अलाइन, बट सारे के सारे एटम्स यहाँ पे अलाइन नहीं होंगे, और उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन यानी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन आपको नहीं मिलेगा. इसका आंसर है नो. उन्होंने सिर्फ नो कहा, एक हिंट भी यहाँ पे उन्होंने दी है, बट अभी मैंने सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है. इन केस ऑफ एनी डाउट आप डाउट सेशन में इसे क्लियर कर सकते हो. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. अब बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. A magnetic needle placed in uniform magnetic field has magnetic moment of 2 into 10 raised to minus 2 ampere meter square and moment of inertia of 7.2 into 10 raised to minus 7 kg per meter square. Sorry, kg meter square. It performs 10 complete oscillations in 6 seconds. What is the magnitude of magnetic field? ठीक है, देखते हैं इसको. तो क्या क्या दिया है हम पहले देख लेते हैं. तो यहाँ पे दिया है मैग्नेटिक मोमेंट दिया है उस मैग्नेट का, दैट इज 2 into 10 raised to minus 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 7.2 into 10 raised to minus 7 kg मीटर स्क्वायर. तो और एक चीज़ यहाँ पे दी है कि इट इज़ परफॉर्मिंग 10 ऑसिलेशंस इन 6 सेकंड्स. तो क्या हम उसका पीरियड निकाल सकते हैं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दैट मैग्नेट? तो यस, वी कैन डिराइव द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. सो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आर 10 in 6 seconds. So 10 by 6 is the period of oscillations. मुझे चेक करने दो, ये 10 complete oscillations in 6 seconds तो बराबर है. तो ये आपका, एक मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या यहाँ पे, 10 oscillations in 6 seconds तो गड़बड़ हो गई, ये गलत कर दिया मैंने. यहाँ पे चाहिए था 6/10, क्योंकि कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड 10 ऑसिलेशंस के लिए. तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना समय लगेगा, 6/10, यानी दिस इज योर 0.6 सेकंड. दिस इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दैट बार मैग्नेट. देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है ना, तो ये समझ लेना कि आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. अब उन्होंने पूछा है कि उस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी बी की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी. सो बी की वैल्यू यहाँ पे हमें अगर निकालनी, तो क्या बाकी सारी चीज़ें दी है? यस, दी है. हमें टी पता है, एम दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट. देखो कई बार मैं म्यू सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, कई बार मैं एम सिंबल यूज़ कर रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने एक गड़बड़ कर दी थी बीच बीच में. एक जगह पे मुझे म्यू सिंबल दिखा था और एक जगह पे मुझे एम सिंबल दिखा था. हालांकि जो पहले से हम यूज़ कर रहे हैं वो है स्मॉल एम सिंबल. ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे. सो हमें मैग्नेटिक फील्ड बी यहाँ पे निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? सो फॉर दैट आई एम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. सो आई एम गेटिंग हियर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर आई अपॉन एम बी. तो यहाँ पे मुझे बी चाहिए. सो बी इज इक्वल टू, आई कैन राइट नाउ 4 स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर. अब यहाँ के आगे का पार्ट जो है वो आपको करना, मैं बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ. सो 4 स्क्वायर आई की वैल्यू जो दी है दैट इज 7.2 इंटू 10 raised to minus 7 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट 2 इंटू 10 raised to minus 2 एंड टी स्क्वायर, टी इज 0.6 इंटू 0.6. हालांकि कुछ खास ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, आई मीन कैलकुलेशंस तो नहीं है, बट फिर भी ये पाई स्क्वायर की वजह से आपको यहाँ पे लॉग टेबल यूज़ करना पड़ सकता है. एंड आफ्टर यूजिंग दैट लॉग टेबल, यहाँ पे जो b की वैल्यू मुझे मिल रही है, आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशंस, जो b की वैल्यू मुझे मिल रही है दैट इज 39.43 इंटू 10 raised to minus 4 टेस्ला. ये वैल्यू मुझे मिल रही है. उनको क्या मिल रहा है?
यस उनको कुछ तो मिल रहा है 39.48 चलेगा, इतना चल जाएगा, इतना डिफरेंस चल जाएगा। सो 39.43 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला यू कैन डू इट यूजिंग लॉग टेबल। तो लॉग टेबल में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। सो ये था एक आंसर। इसमें सीईटी में कई तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को आधा कर दिया, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट को आधा कर दिया, डबल कर दिया, वगैरह वगैरह। तो दोनों का रेशियो निकाल के आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। ये सीईटी में आ सकता है अभी से, क्योंकि ये पहले वाले सिलेबस में नहीं था, बट अब इन्होंने ऐड कर दिया है। और बहुत पहले की सीईटी की बुक्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन थे, बट हम अवॉइड करते थे क्योंकि ये पार्ट सिलेबस में नहीं था, बट अभी उन्होंने ऐड कर दिया है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ऐसा है कि ये शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 700 गॉस when its axis makes an angle of 30 degree with the external magnetic field, it experiences a torque of 0.014 Newton meter. Find the magnetic moment of the magnet and work done in moving it from its most stable to most unstable position. ठीक है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले हमारा काम जो है ना वो है टू फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट मैग्नेट। तो टॉर्क दिया है, टॉर्क के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और वो है टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टॉर्क इज, हाँ सबसे पहले तो 700 गॉस जो है तो कन्वर्ट इट इनटू टेस्ला, वी विल लेटर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ टेस्ला, क्योंकि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। सो 700 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। सो टॉर्क इज 0.014, एम हमें पता नहीं है, और ये हो जाता है लगभग 0, या फिर इसको ना पहले तो ऐसे लिख रहे थे 700 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा साइन 30। सो 0.014 एम इंटू 7 इंटू 10⁻² इंटू ये 1/2 आ जाएगा। सो ये 0.014 और ये आ जाएगा 0.035, ये करके देखो ये आ जाएगा 0.035। इससे m जो है, m की जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है दैट इज 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट मैग्नेट। ठीक है, तो ये जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमें इसलिए दी थी ताकि हम मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढ निकाल सकें, लेकिन बेसिक मेन क्वेश्चन तो आगे है। उन्होंने ये कहा है कि व्हाट इज़ द वर्क डन इन रोटेटिंग दैट मैग्नेट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल पोजिशन टू मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन। ध्यान दो, अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, सो बार मैग्नेट की मोस्ट स्टेबल पोजीशन रहेगी ये वाली, यानी मैग्नेटिक मोमेंट ये डायरेक्शन में है। मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन रहेगी ये वाली पोजीशन। ठीक है, सो इन दिस केस θ1 इज 0, और जब आप उसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करोगे सो θ2 इज 180। ये 0 एंड 180 वाली केसेस भी हम देख चुके हैं जब हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट। सो मोस्ट स्टेबल पोजीशन यानी θ1 इज इक्वल टू 0 एंड मोस्ट अनस्टेबल यानी θ इक्वल टू 180 डिग्री। सो वर्क इज इक्वल टू, आपको याद होगा, इट इज एम बी कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। ये डेरिवेशन लिखा था मैंने, और मैंने ये करेक्शन भी बताया था जो आपके बुक में सिर्फ लिखा है एम बी कॉस थीटा। बेसिकली इट शुड नॉट बी एम बी कॉस थीटा। वो हम क्या करते हैं कि फॉर आवर कन्वीनियंट वी टेक वन वैल्यू एज 0, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं, उसकी वजह से कॉस थीटा 0 आ जाता है। आफ्टर दैट वी गेट वैल्यू एम बी कॉस थीटा, बट एक्चुअली डेरिवेशन जो इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं तो उससे हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। सो नाउ एम बी कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 180। सो m की वैल्यू जो है वो है 0.4, ये 7 इंटू 10⁻⁻², और ये जो मुझे मिलता है कॉस ऑफ 0 इज़ 1 और ये है -1, cos of 180 is -1। सो 0.4 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻² और ये 2, 1 माइनस -1 यानी 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये जो है ये वैल्यू मुझे मिलती है 0.8 और 0.8, तो ये 5.6 इंटू 10⁻⁻², ऐसा कुछ तो मुझे मिल रहा है। और
उनका आंसर शायद से कुछ अलग आ रहा है मेरे ख्याल से। यस, इनका 0.048 जूल आ रहा है और मेरा जो आ रहा है वो है 0.056 जूल, इतना आंसर आ रहा है। चेक करो कुछ गड़बड़ है क्या, अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो ओके, बट कुछ है तो मुझे बता देना कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। बाकी कैलकुलेशंस आपके सामने हैं, इसे एक बार आप देख लो। दैट्स इट। तो ये था ये क्वेश्चन नंबर 9 था। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हुआ कि एक मैग्नेटिक निडल है और उसे उन्होंने मैग्नेटिक मेरिडियन में रख दिया। तो मैग्नेटिक मेरिडियन यानी वो जो निडल है ना वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल है, बट प्रॉब्लम ये है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो थोड़ी सी ऐसी टिल्टेड है। और वो टिल्टेड होने का कारण आपको पता होगा कि कुछ जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं रहता, वो थोड़ा टेढ़ा रहता है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप की कंसेप्ट हमने 11th में पढ़ी थी, ज़रा याद कर लेना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस निडल को मुझे एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रखना है। तो ये अगर वो निडल है, ठीक है, तो निडल को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मास अटैच किया। मास कितना अटैच किया, 0.2 ग्राम का मास इन्हें यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो अपवर्ड फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज बैलेंस्ड बाय दिस वेट, और उसकी वजह से मैग्नेटिक निडल ऐसी जो ऐसी हो रही थी, टेढ़ी हो रही थी, अब वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन इस न्यूमेरिकल में उन्होंने दी है। तो ये चीज़ें हैं कुछ, ये पोल स्ट्रेंथ जो है ना उस मैग्नेटिक बार मैग्नेट की, वो पोल बार मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिक निडल की पोल स्ट्रेंथ जो दी है दैट इज़ 20 एम्पियर मीटर। मास जो अटैच किया है दैट इज़ 0.2 ग्राम यानी 2 × 10⁻⁴ kg। अब हमें ढूंढना है कि व्हाट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जो पोल है वो ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो लेट इट बी BV, वेयर BV इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्स ऑन मैग्नेटिक पोल, फोर्स ऑन मैग्नेटिक पोल जो रहता है ना, दैट इज BV इंटू एक्स, वेयर एक्स इज, यहाँ पे मैंने x यूज किया है फॉर पोल स्ट्रेंथ। सो BV इंटू एक्स, इट इज सिमिलर टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इज E इंटू क्यू। सो वैसे ही फोर्स ऑन मैग्नेटिक पोल इज BV यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू पोल स्ट्रेंथ। सो BV इंटू एक्स, दिस इज द फोर्स ऑन दैट मैग्नेटिक पोल। तो वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैंने सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही यहाँ पे कंसिडर किया है, एंड दैट इज बैलेंस बाय वेट mg, दैट इज बैलेंस बाय वेट mg। तो अब हो गया, अब यही तो था, तो हमें बस इन दोनों को इक्वेट करना है। हालांकि आंसर नहीं मिल रहा है, गलती है तो मुझे बता देना, अदरवाइज दिस विल बी द योर फाइनल आंसर। सो BV इंटू एक्स इज इक्वल टू mg। सो BV इज इक्वल टू mg अपॉन एक्स। तो मास है आपका 2 × 10⁻⁴। g जो है उन्होंने बताया कि g की वैल्यू आपको लेनी है 9.8। सो 9.8 डिवाइडेड बाय x की जो वैल्यू है दैट इज़ 20। सो ये आ गई 20, तो ये 1/10 हो जाएगा, 10, ये 10⁻⁵। तो जो आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़ 9.8 × 10⁻⁵। उनका ये 4.9 कहाँ से आ रहा है ये समझना थोड़ा मुश्किल है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वाई दे आर गेटिंग आंसर इक्वल टू 4.9। इवन अगर आप यहाँ पे टॉर्क की मदद से भी करोगे तो टॉर्क की मदद से भी आंसर वही रहेगा, क्योंकि ये अगर पॉइंट एक्सेस ऑफ रोटेशन है यानी यहाँ पे आपने उस निडल को फिक्स कर दिया है तो ये थोड़ी ऊपर जा रही है, बट फिर भी ये डिस्टेंस दोनों में कैंसिल हो रहा है, तो फिर भी आपको आंसर वही मिलेगा 9.8 × 10⁻⁵ टेस्ला। आंसर शुड बी टेस्ला, आई मीन यूनिट शुड बी टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कंफर्म कर लेना आंसर को, हम बाद में कोई डाउट रहा तो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने कहा है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी जो है वो है x at 27 डिग्री सेल्सियस। सो एट व्हाट टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी विल बी x/3। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर में रिलेशन है वो है ससेप्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैं
ऐसे लिख सकता हूँ कि x2/x1 इज इक्वल टू T1/T2। द टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, याद रखना टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। सो ये जो है वो है x/3 और ये है x, एंड दिस इज इक्वल टू T1 जो है वो है 300 और T2 हमें निकालना है। सो ये 1/3 और ये 300/T2। कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन। सो T2 जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़ 900 केल्विन, दैट इज़ 627 डिग्री सेल्सियस। बस ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आप इसे आराम से कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर्स एक्सरसाइज। कोई भी डाउट है, मैंने बहुत फास्ट बता दिया है ये, बट फिर भी कोई डाउट है तो आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर से मैं शुरू करूंगा आपके एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, 50 एमसीक्यूज़ शायद पॉसिबल नहीं रहेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, तो इतने टॉपिक्स इतने सारे क्वेश्चंस मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी विल ट्राई टू सॉल्व सम एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एमसीक्यूज़ शुरू कर दूंगा।